हाय, माय नेम इज रमेश बेनीवाल। वेलकम टू साइंस कॉप। टॉपिक है हमारा अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक, और इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के यौगिकों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीजन व ओजोन के बारे में। ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण अधातु है हमारे लिए। ऑक्सीजन है, इसकी खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज है वो जोसेफ प्रिस्टले और सीले ने की थी। जोसेफ प्रिस्टले और सीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, और इसको ऑक्सीजन नाम देने का काम है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था लेवाइजर द्वारा। तो ऑक्सीजन की खोज है वो तो कर दी है जोसेफ प्रिस्टले और सीले ने। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम है वो किसने दिया है? लेवाइजर या लेवासिए ने। लेवासिए जिनको रसायन विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, अर्थात यहाँ Z बराबर कितना है? तो Z बराबर है 8, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16, यानी कि A बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। Z बराबर 8 है, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 8, और प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन की संख्या P प्लस के N बराबर दिया हुआ है 16, तो P की संख्या तो 8 है, तो N की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो ये एक ऑक्सीजन का परमाणु है, और ऑक्सीजन के परमाणु में नाभिक में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन हो गए हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो जाएगी 8, और वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इस तरह चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों जो पहली कक्षा होती है उस कक्षा को K कहा जाता है। K कक्षा में को टोटल 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी कक्षा है वो कक्षा कहलाती है L, और L में कितने हो जाएंगे? तो 2 इसके अंदर हो जाएंगे, तो बाकी बचे 6 है वो किसके अंदर आ जाएंगे? L कक्षा के अंदर आ जाएगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, और फिर 2s2 और 2p4, 2s2 और 2p4 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और 6। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है, या फिर कक्षक के हिसाब से 1s2, 2s2 और 2p4 होता है। यह आवर्त सारणी ऑक्सीजन है जो आवर्त सारणी के वर्ग 16 में, समूह 16 में, या फिर समूह 16 को क्या कहा जाता है? 6A भी कहा जाता है। और कहाँ पाया जाता है? दूसरे आवर्त में पाया जाता है। 16वें वर्ग में जो खड़ी लाइनें होती है उनको वर्ग कहा जाता है, तो 16वें वर्ग में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? दूसरे आवर्त में पाया जाता है। तथा ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? तो ये P ब्लॉक का तत्व है। P ब्लॉक के तत्व का मतलब है कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कौन सी कक्षा में भरा जाता है? P कक्षा में। ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में भरा जाता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे P ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। तो ऑक्सीजन है वो कौन से ब्लॉक का तत्व है? P ब्लॉक का तत्व है। इस ऑक्सीजन के साथ कौन से पाए जाते हैं? तो सल्फर पाए जाते हैं, सेलेनियम पाए जाते हैं, टेल्यूरियम पाए जाते हैं, और पोलोनियम। यानी कि जो समूह 16 है या वर्ग 16 है, इस वर्ग 16 में ऑक्सीजन के साथ साथ और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? एक तो सल्फर पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, टेल्यूरियम पाया जाता है, और कौन सा पाया जाता है? पोलोनियम पाया जाता है। और इन वर्ग 16 के समूह के जो तत्व है, वर्ग 16 या समूह 16 के जो तत्व है, 16 के तत्व है, इन तत्वों को क्या कहा जाता है? कैल्कोजन भी कहा जाता है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक, सम का मतलब है समान, स्थानिक का मतलब स्थान, अर्थात आवर्त सारणी में उनका स्थान समान हो, जिसका मतलब है कि उनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उन्हें हम समस्थानिक कहेंगे। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, O8 16, O8 17 और O8 18। इनके बारे में हमने समस्थानिक वाले चैप्टर में भी बात की थी। तो ये जो ऑक्सीजन तत्व है, ये ऑक्सीजन तत्व वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस के रूप में पाया जाता है। तो प्रयोगशाला में जो ऑक्सीजन है वो पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KClO3
इसको मैग्नीज डाई ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब 375 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तब क्या प्राप्त हो जाता है? ऑक्सीजन। अगर पूछ लिया जाए प्रयोगशाला में ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन है वो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है मैग्नीज डाई ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और वो भी 375 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तब हमें क्या प्राप्त हो जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस के रूप में पाया जाता है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी पाई जाती है? 21%। ऑक्सीजन गैस है, इसको हम श्वसन में ग्रहण करते हैं। जितने भी सजीव है वो सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कौन सी छोड़ देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है सजीव द्वारा। ग्लूकोज C6H12O6 है, इसके साथ में ऑक्सीजन मिलाई जाती है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण किया जाता है, और उस ऑक्सीकरण से क्या उत्पन्न हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाती है और साथ में ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो हर सजीव को ऊर्जा चाहिए, शरीर में ऊर्जा चाहिए उसको, और उस ऊर्जा के लिए वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा, और उस ऑक्सीकरण के लिए उसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन श्वसन के दौरान ग्रहण करेगा, और ऑक्सीकरण के पश्चात, ऊर्जा निर्माण के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होगी, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो वायुमंडल में मुक्त कर देगा। तो सजीव के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो सजीव की मृत्यु हो सकती है। इसीलिए ऑक्सीजन को सजीव के लिए क्या कहा जाता है? प्राणवायु भी कहा जाता है। कुछ लोग हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेसबुक और ये जो इंस्टाग्राम है इस पे बहुत बड़े बड़े स्टेटस डालते हैं कि दे कांट लिव विदाउट लव, वो प्यार के बिना जीवित नहीं रह सकते। लेकिन मेरा मानना है कि ऑक्सीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। प्यार से भी ज़्यादा जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। ये नहीं मिली, वो नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा, जिंदा रह जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली तो राम नाम सत्य तय है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है? 21% पाई जाती है। अब इस वायुमंडल में ऑक्सीजन को बैलेंस करने का काम कौन करता है? भाई CO2 मुक्त कर रहे हैं हम और ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, और 21% ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करके CO2 मुक्त कर रहे हैं, तो फिर वापस ऑक्सीजन को बैलेंस करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है हरे पादपों द्वारा। हरे पादप है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। दूसरा वो जल को अवशोषित करते हैं। जल को अवशोषित करके एक तो चाहिए उन्हें सूर्य का प्रकाश, और दूसरा क्या चाहिए? तो दूसरा उनको चाहिए क्लोरोफिल। तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये निर्माण कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट का C6H12O6 का, और वापस क्या मुक्त कर देते हैं? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस है, इसको वापस मुक्त करने का, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादपों द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादपों द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन गैस है वो जलाने में सहायक होती। कोई भी वस्तु कब जलेगी? जब वहां पर ऑक्सीजन गैस उपस्थित होगी। तो CO2 गैस आग बुझाने में सहायक है, जबकि ऑक्सीजन गैस है वो आग जलाने में सहायक है। अब CO2 गैस है वो आग कैसे बुझाती है? जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, और इस वस्तु को क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है, ये वस्तु जल रही है। हम क्या करेंगे? इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसको ऊपर छोड़ देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको कवर कर लेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड इसको कवर कर लेगी तो इसका जो कांटेक्ट है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक है। अगर ऑक्सीजन गैस उपस्थित नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। इसीलिए ये वस्तु है, इसका कांटेक्ट ऑक्सीजन से टूटने के कारण इसमें लगी हुई आग है वो बुझ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से हम आग इसी तरह बुझाते हैं। कृत्रिम श्वास हेतु जो समुद्री गोताखोर होते हैं या फिर जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर चलते हैं। ऑक्सीजन है वो लेकर चलते हैं, तो उनके जो सिलेंडर होते हैं उनमें केवल ऑक्सीजन नहीं भरी होती है, ऑक्सीजन के साथ क्या भरा होता है? हीलियम और
नाइट्रोजन गैस का मिश्रण भी भरा होता है। हीलियम गैस भी भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि समुद्री गोताखोरों के सिलेंडर और जो कृत्रिम सांस हेतु सिलेंडर होते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, ऑक्सीजन के जिनको सिलेंडर कहा जाता है, क्या उनमें प्योर ऑक्सीजन होती है? नहीं, उनमें प्योर ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन के साथ हीलियम और नाइट्रोजन का मिश्रण भी होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन का घनत्व कम होता जाएगा। पहाड़ों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ में ले जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे हवा विरल होती जाएगी। नीचे हवा सघन होती है, ऊपर हवा विरल होती जाएगी, और विरल होती जाएगी तो ऑक्सीजन का घनत्व कम होगा, ऑक्सीजन ऊंचाई बढ़ने पर कम होगी। इसीलिए हम साथ में क्या लेके जाते हैं? सिलेंडर लेके जाते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का एक अपरूप भी पाया जाता है, अपरूप O3 है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओजोन भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन का एक अपरूप O3 पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी भी यौगिक या किसी भी तत्व के जो अणु है, एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं, उसे उसकी क्या कहते हैं? परमाणुकता। तो ऑक्सीजन ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? 3 होती है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित है? तो 3 परमाणु उपस्थित है, अर्थात इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 3। सबसे ज्यादा परमाणुकता किसकी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा सल्फर की होती है। सल्फर की कितनी होती है? 8, यानी कि सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु पाए जाते हैं। अब ओजोन कहां पाई जाती है? तो ओजोन है वो समताप मंडल में पाई जाती है। शोभ मंडल के ऊपर आ जाएगा समताप मंडल। तो ओजोन है वो एक परत के रूप में पृथ्वी के चारों ओर समताप मंडल में पाई जाती है, और इस समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कई बार नाम दिया जाता है। यानी कि समताप मंडल के जितने भाग तक ओजोन परत पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन 2 प्रकार की होती है, एक तो गुड ओजोन होती है और एक बैड ओजोन। ओजोन अगर जमीन के नजदीक है, पृथ्वी की सतह के नजदीक है, तो उसे बुरी ओजोन कहा जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए या सजीव के लिए हानिकारक होती है। और ये ओजोन जितनी दूर होती है, यानी कि समताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है उसे गुड ओजोन कहा जाता है। और ये ओजोन करती क्या है? तो यह पहले तो ये लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से बनती है। इसका निर्माण कैसे होता है? इस ओजोन का निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में कुछ विकिरणें पाई जाती है, और उन विकिरणों की उपस्थिति में 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है, इसी से ही किसका निर्माण होता है? ओजोन का निर्माण होता है। समुद्र तल से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता है वो सर्वाधिक होती है। समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो 25 किलोमीटर पर चले जाएंगे तो वहां पर ओजोन की सांद्रता सर्वाधिक होती है। ओजोन एक विषैली गैस है। ये विषैली कब होती है? जब ये पृथ्वी की सतह के नजदीक हो, और ये चांदी की सतह के चमक को भी क्या कर देती है? काला। चांदी को काला भी करने का काम किसका होता है? ओजोन का होता है। ओजोन है वो नाइट्रेट यानी कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उन नाइट्रोजन के ऑक्साइड के साथ मिलकर फोटोकेमिकल स्मोग के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोग है, धूम्र कोहरा होता है, उसके लिए भी जिम्मेदार ओजोन गैस होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली करती क्या है? ओजोन परत, ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें। पराबैंगनी विकिरणें 3 टाइप की होती है, ए, बी और सी। इनमें से जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उनको पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है और इस तरह मानव की सुरक्षा करती है। अब बात आती है कि अगर ये हानिकारक पराबैंगनी पृथ्वी पर पहुंच गई तो क्या होगा? तो अगर थोड़ी मात्रा में पहुंच रही है तो त्वचा का कैंसर होगा, और अगर ज्यादा मात्रा में पहुंच रही है तो फिर आदमी की या सजीवों की मृत्यु भी हो सकती है। तो जो मानव है, मानव अपनी जो क्रियाकलाप है, इन क्रियाकलापों द्वारा कुछ गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, और ये गैसें ओजोन परत को क्या पहुंचा रही है? क्षति। ओजोन परत जिसकी मोटाई है वो किसमें नापी जाती है? तो मोटाई है वो डॉब्सन में नापी जाती है। तो ओजोन परत की जो मोटाई डॉब्सन में नापी जा रही है, इस मोटाई में कमी आना यानी कि ओजोन परत का पतली होना है वो किसके कारण होता है? तो वो कुछ गैसों के कारण होता है, और इन गैसों का उत्सर्जन है वो
मानव द्वारा किया जाता है। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें कौन सी है? तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और कौन आ जाती है? तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC भी कहा जाता है। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ये और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये गैसें ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और ये पूर्णतः मानव निर्मित प्रदूषणकारी गैस है। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली पूर्णतः मानव निर्मित गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका यूज हम करते हैं फ्रिज व AC में। ठीक है, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर और AC में इसका यूज किया जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इन्हें फ्रियोन्स भी कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनको क्या कहा जाता है? फ्रियोन्स भी कहा जाता है। जैसे फ्रियोन 11, फ्रियोन 11 है, इसका फॉर्मूला पूछा गया है कई बार, तो इसका फॉर्मूला होता है CFCl3। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFCl3। फ्रियोन 12 है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CF2Cl2। इसी तरह फ्रियोन 112 C2F2Cl4। ये कुछ फ्रियोन के नाम है जिनके बारे में पूछा जाता है। दूसरी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? तो वो होती है 0.03% या फिर लगभग इसको 0.04% भी कहा जा सकता है। तो 0.04% के करीब है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ये गैस आग बुझाने में सहायक होती है, इसीलिए इस गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली ये दूसरी गैस है। सोडा वाटर और शीतल पेय पदार्थ है, उसमें भी कौन सी गैस भरी रहती है? CO2। CO2 के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है या शीतल पेय पदार्थों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही भरी रहती है। कार्बनिक पदार्थों को जलाने पर CO2 गैस धुएं के रूप में बनती है। जिस पदार्थ के अंदर कार्बन मौजूद है, जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी के अंदर कार्बन मौजूद है, इसको जलाया जाता है, यानी कि इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अर्थात कार्बनिक पदार्थों को जलाने पर CO2 गैस है वो बनती है। इस गैस को प्रमुख ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह गैस भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव है, उसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, इसलिए इसको प्रमुख ग्रीन हाउस गैस या हरित गृह गैस कहा जाता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड इसको ठंडा कर देंगे, जमा देंगे, तो ये गैस से सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाएगी और उस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ या ड्राई आइस। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस कहा जाता है। और अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करें तो ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 1 विलियन है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि एक गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो ये गैस कौन सी है? तो वो गैस कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट गैस आ जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर CO। कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक विषैली गैस है। सबसे ज्यादा विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि अपूर्ण दहन से बनती है। कार्बनिक पदार्थ है, उन कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। ये गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में पाई जाती है और सिगरेट के धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। तो वाहनों के धुओं में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही होती है। कैसे निर्मित होती है? ये अपूर्ण दहन से होती है। कहा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से सोते हुए व्यक्ति की मौत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कमरा बंद है तब जो कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि अंगीठी में जो कार्बनिक पदार्थ जल रहा है, उसको ऑक्सीजन की पूर्ति कम होगी और ऑक्सीजन की पूर्ति कम होगी तो वहां पर अपूर्ण दहन हो जाएगा। अपूर्ण दहन होने से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा और उस कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण व्यक्ति की मौत क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में HB हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और
इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। लेकिन अगर वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित हो तो ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना जुड़ने की क्षमता कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा रखती है। यानी कि ऑक्सीजन अगर एक जुड़ेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड इससे 300 गुना अधिक जुड़ जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता और शरीर में ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यह गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना अधिक संयोजन क्षमता रखती है और यह हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगली गैस आ जाती है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। ये गैसें भी पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है और ये गैसें मूल रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। अम्लीय वर्षा या एसिड रेन है उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट गैस आ जाती है मेथेन। मेथेन दूसरी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। दूसरी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मेथेन है, जिसको CH4 से लिखा जाता है। इस मेथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मेथेन को क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। CO2 के बाद ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और इसका उत्सर्जन कहां से होता है, तो इसका उत्सर्जन है वो धान के खेतों से होता है। धान के खेतों से पूछा जाता है कि धान या चावल के खेतों से सर्वाधिक गैस कौन सी निकलती है, तो वो मेथेन निकलती है। मेथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ये दूसरी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो अब मैं ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बात कर रहा हूं कि ग्रीन हाउस गैस है, बार बार नाम लिया मैंने, ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है और मेथेन है वो दूसरी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो ये ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसके लिए यूज किया जाता है, ग्रीन हाउस यूज किया जाता है टमाटर वगैरह कुछ खेती होती है उनके लिए। सर्दियों में जब खेती की जाती है तो तापमान कम है और हमें तापमान ज्यादा करना है, तब क्या किया जाता है, एक हरे कलर का घर बनाया जाता है, एक हरे शेड का घर बनाया जाता है। और वो घर क्या करता है, सूर्य के विकिरणों को अंदर तो आने देता है, उसमें विकिरण को अंदर आने देता है लेकिन बाहर जाने नहीं देता, जिससे अंदर का तापमान बढ़ जाता है। इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। अब ये सेम टू सेम इफेक्ट अपने पृथ्वी पर भी हो रहा है। पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली जो विकिरणें है वो पृथ्वी पर आती है, लेकिन कुछ गैसें क्या करती है, ओजोन परत के नीचे, इसमें ओजोन भी सम्मिलित है, ध्यान रखना इसमें ओजोन भी सम्मिलित है, जल वाष्प भी सम्मिलित है। तो ये गैसें क्या कर रही है, यहां पर एक आवरण बना देती है और ये आवरण क्या करती है, इस विकिरण को अंदर आने देती है। लेकिन विकिरण, कुछ विकिरण तो यहां अवशोषित हो जाता है, कुछ विकिरण परावर्तित होकर वापस वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल से ये बाहर नहीं जा पाता क्योंकि ये गैसें उस विकिरण को अवशोषित करके पुनः पृथ्वी पर भेज देती है और जिससे पृथ्वी के ऊपर का तापमान बढ़ जाता है। और ये प्रभाव अगर लगातार लंबे समय तक जारी रहे तो धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है और लगातार बढ़ रहा है। अभी वर्तमान में यह परिस्थिति हो रही है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, या क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए होता है, तो वो हरित ग्रह गैसों के कारण होता है। तो हरित ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित ग्रह प्रभाव क्या है, ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसमें वातावरण में मौजूद कुछ गैसें पृथ्वी के चारों एक आवरण बना लेती है, जिससे वो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देती है लेकिन बाहर जाने नहीं देती, जिससे पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसे हमने ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहा है। और ये ग्रीन हाउस गैसें में प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी आ जाती है मेथेन, तीसरी आ जाती है CFC, फिर जल वाष्प और ओजोन। ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में हेल्प करती है। अब CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो क्यों ना हम पृथ्वी की सारी CO2 है उसको हटा दें, तो हमारी पृथ्वी है उसमें जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है, भूस्खलन है, बाढ़ आना है, वर्षा की अनियमितता है, तापमान में अत्यधिक परिवर्तन है और समुद्र के जल स्तर का बढ़ना है। तो इतने सारे दुष्प्रभाव इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहे हैं, तो क्यों ना हम पृथ्वी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड हटा दें।
अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दें तो क्या होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव नेसेसरी है। अगर सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया तो ये जो विकिरण है, सूर्य के प्रकाश के विकिरण है, ये यहाँ से परावर्तित होकर पुनः पूरे स्पेस में चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी। यहाँ पर ये ऊष्मा होल्ड नहीं रह पाएगी, जिसके कारण पृथ्वी है वो अत्यधिक ठंडी हो जाएगी और पृथ्वी के ऊपर जो भी वस्तुएं हैं वो जम जाएगी, अर्थात जीवन है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि CO2 गैस और ग्रीन हाउस प्रभाव जरूरी प्रभाव है। तो ये हो गया है ऑक्सीजन व ओजोन के बारे में।